दोस्तों, जिस तरह नाइल नदी का इतिहास बहुत पुराना है, ठीक उसी तरह उसके सोर्स को लेकर उठने वाले प्रश्न भी काफी पुराने हैं। आज के इस वीडियो में हम नाइल नदी के इतिहास और सोर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाइल नदी ये एक ऐसी नदी है जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सभी नदियों में ये सबसे फेमस नदी है। सदियों से इसे दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है, जो करीब 6,650 किलोमीटर लंबी है। लेकिन इस क्लेम को हाल ही में साउथ अमेरिका की नदी अमेज़न द्वारा चैलेंज किया गया, क्योंकि कोइंसिडेंटली दोनों ही लंबाई में एक दूसरे के काफी करीब हैं। इसलिए यह निर्धारित करना काफी मुश्किल है कि मुहाने से लेकर सबसे दूर के सोर्स तक सबसे लंबा कौन सा है। हालांकि अमेज़न नदी के विपरीत नाइल नदी का फ्लो काफी छोटा है। इसकी ज्यादातर लंबाई सहारा रेगिस्तान में होने के कारण इसमें बारिश का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि गर्म रेगिस्तान में नदी से इवेपोरेशन के फॉर्म में काफी पानी निकल जाता है। विश्व इतिहास में इसके महत्व के बावजूद इसका सोर्स अब तक एक रहस्य बना हुआ है। इतना ही नहीं, एंशिएंट टाइम से ही इसका अनयूजुअल बाढ़ भी काफी रहस्यमयी है। दोस्तों, नाइल शब्द लैटिन का नाइलस से आया है। ऐसा माना जाता है कि ये सेमाइटिक नहाल से आया, और जिसका मतलब होता है वैली यानी कि घाटी। वहीं पर प्राचीन मिस्रवासी नदी को आर या फिर आउर कहकर भी बुलाते थे, जिसका मतलब काला यानी ब्लैक होता है, जो नदी में बहकर आने वाली सेडिमेंट के डार्क कलर की ओर इशारा करता है, और सहारा रेगिस्तान के पीले रेत से बिल्कुल विपरीत है। आपको बता दें कि हमारी ज्योग्राफिक जर्नी इसके एंड से शुरू होती है, और नाइल डेल्टा जो मेडिटेरेनियन समुंदर में बहती है। पहली सदी में इसे ज्योग्राफर स्ट्रैबो द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, जिसमें 7 मेन ब्रांचेस हैं। क्योंकि अब इसे डाइवर्ट कर दिया गया है, इसलिए फिलहाल अब इसमें 2 ही ब्रांचेस हैं। आपको बता दें कि डेल्टा एक ज्योग्राफिक टर्म है। ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब ट्रायंगल शेप होता है। मिस्र की 100 मिलियन से अधिक की पॉपुलेशन नाइल के इस डेल्टा और फ्लड प्लेन तक ही सीमित है। क्योंकि मिस्र में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ की आबादी पानी के लिए नाइल नदी पर ही निर्भर रहती है। नाइल नदी गुड्स के साथ साथ लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए मेन जल मार्ग के रूप के भी काम करती है। दोस्तों, नाइल पूरे मिस्र और नॉर्दर्न सूडान में एक सिंगल नदी के रूप में बहती है। पूरे नदी के अलग अलग पॉइंट्स में बड़े बड़े वाटरफॉल पाए जाते हैं, और इनमें से सबसे पहले यहीं पर था जहां आज ओसवान का डैम बना हुआ है। सीजनल रिवर एटबारा नाइल नदी से नॉर्दर्न सूडान में मिलती है, और वहां के गर्मियों के दौरान नाइल नदी का 5वां हिस्सा बहता है। लेकिन सूडान की राजधानी खार्टूम वो इलाका है जहां 2 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यूनाइटेड नाइल डाउनस्ट्रीम से मिलती हैं। यहां पर ब्लू और व्हाइट नाइल मिलती हैं, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 2 नाइल नदियों के नाम इनके रंगों की वजह से पड़े हैं, जो अलग अलग ज्योग्राफिक एरिया से होते हुए काफी लंबी यात्रा करके यहां पहुंची है। कम लंबाई होने के बावजूद ब्लू नाइल गर्मियों में 70% के साथ सालाना बहाव में सबसे अधिक योगदान देती है। इथियोपिया में बरसात गर्मियों के मौसम में होता है, और नाइल नदी की एनुअली बाढ़ के लिए मौसमी बारिश जिम्मेदार होती है। क्योंकि पानी में उछाल को नीचे की ओर पहुंचने में कुछ समय लगता है, इसलिए सितंबर और अक्टूबर तक मिस्र में बाढ़ अपने पीक पर नहीं होती है। दोस्तों, व्हाइट नाइल और उसकी ट्रिब्यूटरीज काफी लंबी हैं, लेकिन इसका फ्लो यानी बहाव बहुत ज्यादा कांस्टेंट है।
ये अप्रैल और मई के दौरान सबसे लोएस्ट पॉइंट पर टोटल नाइल फ्लो का 80% प्रदान करता है, लेकिन गर्मियों में ब्लू नाइल द्वारा इसे बौना यानी कि कम कर दिया जाता है। वहीं पर अगस्त में टोटल फ्लो का सिर्फ 10% प्रदान किया जाता है। व्हाइट नाइल अपने नाम से साउथ सुडान के वेटलैंड में समाप्त हो जाता है और सड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जमीन पूरी तरह से फ्लैट है, जहाँ नदी हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले सैकड़ों चैनलों में टूट जाती हैं। वेटलैंड नेविगेशन में एक बैरियर के रूप में काम करता है और यहाँ बड़े पैमाने में वेजिटेशन है जो अनेक जलधाराओं को चोक कर देती है। सड के बियॉन्ड नदी माउंटेन नाइल या अल जबार नदी बन जाती है, जो युगांडा और कॉन्गो के सीमाओं पर लेक एल्बर्ट तक बढ़ती है। लेक एल्बर्ट यानी एल्बर्ट झील के बाद से नदी विक्टोरिया नाइल के रूप में जानी जाती है। आपको बता दें कि एल्बर्ट झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है। क्योंकि इसका आकार बड़ा है, इसलिए ये झील कई नदियों का सोर्स भी है। दोस्तों, नाइल नदी के पानी का अधिकार सोर्स अभी भी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। हालांकि हाल की रिसर्च ने बुरुंडी में कगेरा और रूवुबू नदियों की प्राचीन मिस्र वासियों को नाइल नदी के आज के खार्टूम में व्हाइट और ब्लू नाइल के संगम की जानकारी थी। इसके अलावा इथियोपिया में टेना झील से ब्लू नाइल तक इस एरिया के ऊपरी नाइल नदी को नूबिया के नाम से जाना जाता है, जो कुशाइट्स के साथ कई राज्यों का घर था, जिसमें से कुशाइट्स सबसे ज्यादा सफल किंगडम था और वो 8 सेंचुरी ईसा पूर्व में अपने पीक पर था। लेकिन धीरे धीरे उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। इतना ही नहीं, प्राचीन काल की उनकी राजधानी जो मेरो की नाम से जानी जाती थी, आज के खार्टूम के ठीक नॉर्थ में नाइल नदी के तट पर लोकेटेड थी। दोस्तों, मिस्र 30 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य द्वारा जीता गया अंतिम मेडिटेरेनियन साम्राज्य था और ये नाइल नदी के पानी के कारण उनके लिए काफी उपजाऊ होने के कारण बेशकीमती भी था। इस काल में मिस्र अपने प्रोडिजियस हार्वेस्ट के कारण ब्रेड बास्केट के रूप में जाना जाने लगा था। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि नाइल नदी का पानी ईस्ट अफ्रीका के बीच से ओरिजिनेट होता है, जिससे रोमन साम्राज्य का अधिकार हिस्से ने अपनी पानी के कमी की पूर्ति किया। इस इंपॉर्टेंट पानी का सोर्स कई रोमन के लिए एक ऑब्सेशन बन गया था और उनमें से एक सबसे ज्यादा लोकप्रिय एम्परर नीरो था। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और 66 एडी में उसने नाइल नदी के सोर्स का पता लगाने के लिए एक अभियान यानी एक्सपीडिशन का आदेश दिया। इस एक्सपीडिशन की पत्रिकाएं प्लाइनी द एल्डर एंड सेनेका द यंगर के नाम के 2 एक्सप्लोरर द्वारा दर्ज की गई थी। उन्होंने माना कि सड का वीड चोक्ड चैनल्स एक्सपीडिशन की प्रोग्रेस में एक बैरियर के रूप में काम कर रहा है। नाइल नदी के इस डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़ते हैं। 150 एडी में मिस्र के महान ज्योग्राफर टोलेमी द्वारा नाइल नदी के सोर्स को डिस्क्राइब किया गया और उसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए 18वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने अफ्रीका सहित दुनिया भर में अपना विस्तार जारी रखा। मिस्र, सूडान और केनिया इस सदी के दौरान कई बार अंग्रेजों के अधीन हो गए थे और लंदन की रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने देखा कि ये स्थिति नाइल नदी के सोर्स के मामले को एक्सपीडिशन के एक सीरीज के थ्रू सुलझा सकती है। एक्सप्लोरर जॉन हैनिंग स्पीक और रिचर्ड बर्टन पहले यूरोपियन थे जिन्होंने 1858 में विक्टोरिया झील को देखा। सड से ट्रैवल करने के बजाय दोनों ने ईस्ट अफ्रीकी तट से ट्रैवल किया। दोनों एक्सप्लोरर ने पुष्टि करने का दावा किया कि विक्टोरिया झील ही नाइल नदी का सोर्स है और बाद में इस पर काफी सार्वजनिक विवाद भी हुआ। लेकिन साल 1862 में स्पीक ने ही बार्टन के बिना विक्टोरिया झील के उत्तरी किनारे पर नाइल नदी के आउटलेट का
सही पता लगाया था और झील के साथ फेमस इस नदी को लिंक करने का काम किया था। जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि विक्टोरिया झील कई हेडवाटर द्वारा फीड की जाती हैं और स्पीक के बाद से सबसे दूर के सोर्स को खोजने की कोशिश करने के लिए कई एक्सपीडिशन चलाए गए। बुरुंडी में कगेरा और रुवुहु, इन दोनों नदियों को आज के समय में सबसे दूर माना जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि विक्टोरिया झील की खोज ने कई लोगों के लिए नाइल नदी के सोर्स के संबंध में उठे बर्निंग क्वेश्चंस का समाधान कर दिया है, जो भौगोलिक इतिहास का सबसे लंबे समय तक चलने वाला रहस्य था। दोस्तों, मॉडर्न टाइम में नाइल नदी को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ओसवान डैम का बनना था, जिसे साल 1960 में दक्षिणी मिस्र में बनाना शुरू किया गया था। डैम का मेन पर्पस नीचे की ओर बहने वाली पानी की मात्रा को रेगुलेट करना था। डैम की वजह से साल 1970 में मिस्र में हर साल आने वाला बाढ़ फाइनली समाप्त हो गया। इतिहास की सहस्राब्दियों तक फैली ये महानतम नदियां आज भी इतिहास की एक नया पृष्ठ लिखती हैं। वैसे अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।